जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं आरआरबी टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है उसकी फ़िज़िक्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा था। बीच में इधर 8-10 दिन हो गए लगभग मैं वीडियो नहीं डाल पाया। उसके पीछे के कुछ रीजंस थे, नहीं बता सकता, पर्सनल थे। ठीक, तो फिलहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज़ को। और आज मैं 3 चैप्टर बता पढ़ा चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता चुका हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4, जो कि फंडामेंटल फिजिक्स का चौथा चैप्टर है। फंडामेंटल फिजिक्स में मात्र 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक फार्मूला वाली वीडियो लाऊंगा। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स कई बार उस पर बेस्ड आ जाते हैं, तो आपको उसे देखना। उसके बाद एक फिर लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर 5। फिलहाल चैप्टर 4 का नाम है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वर्क। वर्क क्या है, ठीक है। बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाए और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन से वो डिस्प्लेस होकर किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाए, या फिर अपनी जो भी उसकी प्री डिटरमाइंड पोजीशन थी, ठीक है, मतलब जहाँ सोचा जा रहा था वहाँ तक चला जाता है, तो हम कह देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हो चुका है। तो वर्क डन को डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू। देखिए, फिजिक्स में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंबल्स ऐसा नहीं है कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल एम स्मॉल स्मॉल सब सेम है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका अपना पर्टिकुलर मीनिंग होता है और उसी के हिसाब से हम जनरलाइज फिजिक्स पढ़ पाते हैं, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। आप कुछ मानेंगे, हम कुछ मानेंगे। आप मान सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन फिर वही सभी लोग माने, है ना। पता लगा आप कुछ बता रहे हो, हम कुछ बताएं, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा। खैर, तो मैंने बताया वर्क डन को हम कैपिटल डब्ल्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक और बात बता दूं आपको, इसी के साथ साथ मैं आपको पॉइंट वाइज सब टॉपिक के तरह बताता रहूँगा, ठीक है। वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब इसके ये डॉट प्रोडक्ट होता है एक्चुअल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको जब लिखते हैं तो लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स पे डायरेक्शन लगा देते हैं, डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ जब डॉट हटता है ना, मतलब ये आपको पढ़ाया जाता है स्केलर वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में, बेसिक्स हैं ये, बहुत ज़्यादा बेसिक है डॉट और क्रॉस का। क्रॉस जब हटता है तो साइन थीटा लग जाता है उन दोनों के प्रोडक्ट के बीच में, हम तो आगे। और जब डॉट रहता है तो उनका जब डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है जब वहाँ पे, तो कॉस थीटा आगे बढ़ जाता है फॉर्मूले के अंदर। बेसिकली इसीलिए जब हम वर्क डन का पूरा पूरा फॉर्मूला देखते हैं तो वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल बन रहा होता है वही होता है हमारा थीटा, जो कि कॉस के रेशियो में होता है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से पढ़ाई गई होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉस से कॉट। तो उसमें होता क्या है कि ये क्या है, ये रेशियोज हैं, ठीक है। रेशियो किसके, दो, एक राइट एंगल ट्रिंगल में दो साइड के बीच के रेशियो होते हैं। वही रेशियो में जो एंगल बन रहा होता है उसी को हम कह देते हैं दैट दे आर फॉर्मिंग द 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वट। तो इसी हिसाब से आपको ये जानना चाहिए। तो क्या करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना भी थीटा, जो भी थीटा बन रहा होता है, जितना भी एंगल बन रहा होता है कॉस का, उसी को हम कह देते हैं दैट इज अ कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी है पता होना। अब आपको और एक बात बता देता हूँ। वर्क डन कहते हैं जीरो से दो ही कंडीशन हो सकता है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, पहला, और दूसरा कि यहाँ पर जो थीटा हमने अभी आपको बताया कॉस थीटा में, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री पर जीरो होता है, ठीक है। अब वर्क डन के बारे में एक बात और है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी। अभी मैंने आपको जीरो की कंडीशन बताई। ये पॉजिटिव कब होगा, तो जब थीटा हमारा एक्यूट एंगल बना रहा होगा, सॉरी, थीटा एक्यूट एंगल बना रहा होगा, यानी कि 0 से 89 डिग्री तक का एंगल अगर फॉर्म कर रहा होगा, देन हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हमें वैल्यू मिलेगी, उसकी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा। और जब ऑप्टिव एंगल बना रहा होगा, ठीक, मतलब 90 से 179 डिग्री, तो उसे हम कहेंगे दैट अब हमारा वर्क डन जो है वो नेगेटिव वैल्यू हमें दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। आपको एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जैसे नोटेबल बात है, मतलब याद रखने वाली बात है, कि जो हमारा वर्क डन होता है, ठीक है, सॉरी, जुकाम बहुत तगड़ा हो गया है मुझे। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि हाँ, वर्क डन की जो यूनिट होती है, सॉरी, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। और बाकी आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आपको पता होगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी होती है।
और भी अगर आप उसको तोड़ेंगे तो फोर्स का भी फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो किलोग्राम इनटू में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी एक यूनिट होती है, ये तीनों यूनिट है एम के सिस्टम में। जूल जो है वो उसका नाम रख दिया गया है, मतलब ऐसा जैसे न्यूटन एक नाम रख दिया गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा, इस तरीके से। उसके बाद सीजीएस सिस्टम मैंने आपको बताया था यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते वक्त। सीजीएस सिस्टम में वर्क डन की जो यूनिट होती है वो अर्ग होती है, ठीक है, ERG अर्ग, ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको वर्क से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, फॉर्मूला ही बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ जिसका नाम है एनर्जी क्या होता है ना। तो एनर्जी बेसिकली किसी भी कार्य को करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी, ठीक है। सो एनीथिंग विच कैन यू डू, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, मतलब आप ऐसे समझिए कि एनर्जी जो है वह कैपेसिटी होती है टू डू एनी वर्क, ठीक है। कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी में एनर्जी की भी यूनिट, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है और एनर्जी की भी यूनिट जूल हुई होती है एम के, मतलब उसमें सिंपल फॉर्म में, और अर्ग होती है सीजीएस सिस्टम में। एनर्जी के कई टाइप होते हैं, ठीक है। मैं आपको ब्रॉड में जब फॉर्मूला वाली वीडियो बनाऊंगा तो वहीं पे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल ये सब बता दूंगा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में हमें अक्सर पढ़ना होता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना एनर्जी होता है, खुद में होता है वो, मतलब उसे वो कब एग्जर्ट करता है उसको, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कि उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप, ठीक है, उसके शेप आकार में जब बदलाव किए जाते हैं तो वह एनर्जी बॉडी अपने तरफ से लगाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को दो टाइप में बांटा गया है, बेसिकली ये दो चीज़ों पे लगती हुई हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ मेज पे मेरे रखी हुई है, ठीक है, तो इस पर भी पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होता है क्योंकि ये एक हाइट पे है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाइट पे होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे लग जाएगा mgh, ठीक है। और स्प्रिंग पे भी लगता है। जैसे आपको मैं बताऊँ, स्प्रिंग, आप स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग को जब आप ऐसे दबाते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और वो बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है अपनी तरफ से। तो वो जो फोर्स अप्लाई करता है वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के। उसी तरीके से जब हम उसे बाहर की तरफ खींचते हैं तो वो कुछ अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है अपनी तरफ। वो जो वर्क डन उस समय वो कर रहा होता है, फोर्स जो कर रहा होता है, उसी वो जो उसके लिए जो एनर्जी नीड होती है उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही है, सब कुछ यूनिट वगैरह सब वैसे सेम है। हाँ, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वर्क डन जूल, वर्क डन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी वही हो गया, उस सब का होता है ml²T-2, ठीक है। हालांकि ये सब आपको निकालना आना चाहिए, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया सब। अब बताने वाला हूँ आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैं आपको बता दूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कार्य हम करें किसी ऑब्जेक्ट पे, ताकि वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो जाए, मतलब किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए जो कार्य हम करते हैं उसी को क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। इसी यही जो वर्क डन और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन निकल कर रहा है इसी को हम कहते हैं वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक थ्योरम कहते हैं, ठीक है। काइनेटिक वर्क थ्योरम भी कह सकते हो आप, एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका एक बेसिक सा फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है खास जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो भी फर्जी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि वर्क डन बराबर होता है 1/2 mv2 का स्क्वायर, mv2 का स्क्वायर, यानी कि सेकंड नंबर ऑफ वेलोसिटी। यानी आप ऐसा समझो कि जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन के बराबर होती है, तभी ये फॉर्मूला बन के आता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू K2 - K1। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², आप सब जानते होंगे, फिर से बता दे रहा हूँ, यूनिट वगैरह सब कुछ सेम है वैसा ही, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया एनर्जी के बारे में। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया था, जहाँ पे मैंने अभी नोट कहा था ना वर्क डन के टाइम, तो मैं आपको क्या बताने वाला था कि जो वर्क डन होता है, अरे यार एक मिनट, हाँ सॉरी, थोड़ा सा भूल गया था, मतलब ऐसे दिमाग से उतर गया था मेरे। हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा था कि जो मैं आपको नोट करने वाली बात बताया था, जो वर्क डन होता है वो क्या करता है कि अभी आपको मैंने बताया था कि जब कोई फोर्स उस पर अप्लाई किया जाए तो अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होकर अपनी फाइनल पोजीशन तक जाएगा। तो बेसिकली जो वर्क डन होता है वो कभी एक्चुअल पाथ पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। बाकी स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता नहीं, ये सब पे सवाल आता है तो आप कर लोगे फटाफट। तो मैंने आपको वर्क पढ़ा दिया, एनर्जी पढ़ा दिया, एनर्जी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, मतलब टाइप पढ़ा दिए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पावर, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। सो पावर क्या होता है, तो पावर बेसिकली ये बताता है, मतलब
वर्क डन का जो रेट होता है वही उसी को कहते हैं पावर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज अ पावर। या आप ऐसा कह लो कि वर्क डन को करने के लिए कितनी एनर्जी लगी है, ठीक है, वर्क डन को करने के लिए जितनी एनर्जी लगी है उसी को हम कह देते हैं दैट इज पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और पावर का एक और फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब अगर आप समझदार होंगे तो आप ये फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला फार्मूला बना लेंगे खुद ही, क्योंकि वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। सो इधर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। अगर बनाना चाहोगे तो बना लोगे, बहुत ईजी है। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम एल स्क्वायर T-3 होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है। और बाकी आप MKS वाली यूनिट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। पावर में इतना ही है मेरे ख्याल से, और तो कुछ खास मुझे नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है बताने के लिए आप सबको, ठीक है, ठीक है। सो अगली वीडियो में मैं आप सबके लिए फार्मूला के बेस पे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे, मतलब 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी, छोटे से फार्मूलाज हैं, एफिशिएंसी वगैरह पे रिलेटेड है। और वो एनर्जी की जो मैंने आपको बताया कुछ ब्रॉडर वे में आपको बता दूंगा, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसमें आपको टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब आपको मैं बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ, अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अब मैं चाहे बीमार हूँ चाहे जैसा भी रहूँ, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँगा सीरीज़ को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।